नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। भारत एक गांव का देश है। यहाँ पे अधिक मात्रा में गांव के ग्रामीण कृषि ही करते हैं। 70% भारतीय किसान हैं, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांव का देश है और सभी ग्रामीण समुदाय अधिक मात्रा में कृषि का कार्य ही करते हैं। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, जहाँ की 70% भारतीय किसान हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समेकित कृषि प्रणाली। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है? कृषि की कई इकाई को एक साथ पिरोया जाता है, जैसे कि सब्जी, मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन, फल का उत्पादन, मुर्गी पालन। इस सभी को एक ही साथ उत्पादन किया जाता है, एक ही फॉर्म में। इसी का जीता जागता उदाहरण आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मॉडर्न किसान दाम्पत्य हैं, अमित भारद्वाज जी और अभिलाषा भारद्वाज जी। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है। नमस्कार अमित जी एंड अभिलाषा जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने बोला, मॉडर्न किसान, वाकई आप दोनों मॉडर्न किसान हैं। अमित जी, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आप मैम बताएं कि मेरा नाम अमित भारद्वाज है और मेरा घर यहीं से बेगूसराय से 10 किलोमीटर दूर इनियार गांव पड़ता है और वहीं पे मेरा बचपन से परवरिश हुआ और वहाँ से स्कूलिंग भी वहीं पे हुआ। वहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ना हुआ, इंटर तक वहीं से किए और उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरा एडमिशन हैदराबाद के एग्रीकल्चर कॉलेज में हुआ और वहाँ से मैंने AG BSc पूरा ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर से। वो करने के बाद फिर मैं सोचा कि जॉब करूं या आगे पढ़ाई करूं, तो घर का उतना फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली से कोई बहुत ज़्यादा वो प्रेशर नहीं था कि आप पढ़ाई मत करो या आप जॉब करो, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। लेकिन फाइनली हम आगे पढ़ना शुरू किए और फिर MBA किए और MBA करने के बाद श्रीराम सीड्स में, बेंगलुरु में एक कंपनी था श्रीराम सीड्स का, जो कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स वगैरह बनाती है। तो उसी कंपनी में रिसर्च एसोसिएट के पद पे हम ज्वाइन किए और तकरीबन 1 साल तक नौकरी किए और नौकरी जस्ट होने के बाद हमारा शादी भी हुआ, नौकरी होने के तुरंत बाद ही। और शादी होने के बाद एक मन में ये चीज़ आ गया कि अब आपको अच्छे से काम करना है, नौकरी करना है, फैमिली के लिए एक जिम्मेवारी आ गई। उसके बाद पर मेरे मन में हमेशा रहता था कि जो काम मैं किसी कंपनी के लिए कर रहा हूँ, जो काम मैं किसी के यहाँ कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं खुद के लिए कुछ काम करूँ, अपने बेगूसराय के लिए करूँ, अपने बिहार के लिए करूँ और एक जो एम्प्लॉयमेंट है, एक रोज़गार सृजन करूं अपने माध्यम से। जी अमित जी, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, बहुत लोगों को तो नहीं पता, इवन कि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है, इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली इसको आसान भाषा में जैसे बोला जाए तो समेकित कृषि प्रणाली, और मैं चाहता हूं कि इस बात को इतने आसानी से लोगों तक रखूं कि आम किसानों को, आम आदमी को, क्योंकि आप जानते हैं कि किसान अगर है तो वो ज़्यादातर गांव में रहते हैं और उनके सामने आप बहुत टेक्निकल वर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में उनको समझ नहीं आता है, तो वो कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है। वो है वही चीज़, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हम साइंटिस्ट लोग या फिर मेरे जैसे लोग जो बहुत पढ़ लिख के आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आसान भाषा में फार्मर को समझा नहीं पाते हैं। तो अगर आसान भाषा में इसको बोला जाए, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो इसको कहा जाता है समेकित कृषि प्रणाली। और अगर इसे हम डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है
कि एक ही फील्ड पे, एक ही जगह आप हर तरह का काम कर रहे हैं, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, जो एक दूसरे के पूरक हो, इक्विवेलेंट हो, एक दूसरे में समावेश हो। तो जहाँ पे पशुपालन है, तो आप जब गाय पालन करते हैं तो गाय क्या खाती है? घास, भूसा या फिर दाना, संतुलित आहार। तो ये जो संतुलित आहार है ये कहाँ से आता है? खेती से आता है। खेती से। तो जब हम खेती करते हैं तो उससे अनाज होता है, अनाज उपजाते हैं, और वो अनाज गाय खाती है, और गाय खाती है तो दूध देती है, और दूध देती है तो जो हमारा घर का जो आर्थिक स्थिति है वो सही होता है, और उसके गोबर से खाद बनता है, और वही खाद फिर खेत में जाता है। तो यानी कि एक दूसरे साइकिल के है। एक साइकिल है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो गाय की बात हो गई। फिर अगर हम मछली का बात करते हैं कि भाई तालाब भी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, समेकित कृषि प्रणाली में हर चीज़ होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि किसानों को साल भर आमदनी का स्रोत बना रहे। किसी सीजन पे हाँ, नहीं डिपेंड रहे। हाँ, किसी एक सीज़न पे डिपेंड ना रहे। अगर हम गाय पालन करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि गाय दूध देना बंद कर देती है। जी। तो जब गाय दूध देना बंद करेगी तो फिर हमारी आमदनी का जो सोर्सेस है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम डिपेंड करेंगे दूसरे आइटम पे, दूसरे क्रॉप पे, वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, सब्जी उत्पादन पे। पर सब्जी का भी तो एक टाइम है। फिशरीज का एक छोटा सा पॉन्ड है, आप बहुत बड़ा पॉन्ड मत बनाइए, एक छोटा सा तालाब बनाइए जिसमें कि आप मछली उत्पादन कर सकते हैं, उसमें आप बत्तख पालन कर सकते हैं, वहीं पे आप एक छोटा सा जो मुर्गी फार्म है वो वहाँ पे खोल सकते हैं। उसके पूरे मेड़ पे आप चाहें तो केला लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि तालाब के मेड़ पे जब हम केला या पपीता कुछ भी लगाते हैं या फिर कोई सब्जी लगाते हैं तो जो उसका अवशेष होगा, प्लांट का अवशेष, सड़ा गला चीज़, पत्ता, वो फिर तालाब में जाएगा और मछली उसे खाएगी। तो जो आपका फिर यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कमेगा। जी। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कॉस्ट को भी कम करता है और सालों भर आपको प्रॉफिट का एक बहुत अच्छा जरिया है, एक नमूना है जो कि हर एक किसान को अपनाना चाहिए। और जिस दिन किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएंगे उस दिन उनमें जो एक तरह से आप मान सकते हैं कि पैसे की कमी या फिर जो गरीबी होता है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेस्टेज नहीं है, कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है, सब यूज हो रहा है, सब यूज हो रहा है और सब पैसे दे रहे हैं। सब पैसे दे रहे हैं। अगर आप केला खेती करते हैं तो उसका हर एक पार्ट यूजेबल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बस केला में जो फल आया उसको बेच दिए, वो कर दिए, हो गया। लेकिन उसका हर एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट का स्थापना करते हैं तो आपके फार्म में जो सड़ा गला कचरा है आप उसको उसमें डालिए गोबर के साथ मिक्स करके, तो इतना अच्छा खाद बनेगा जो उस खाद से आप फिर सब्जी उत्पादन कर लीजिए। मतलब हम प्रोडक्शन कंपनी भी बनाएंगे और हम सप्लायर भी बन सकते हैं। सप्लायर भी बन सकते हैं। जी। तो सारे चीज़ इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में है। और मुझे खुशी होता है आपको बताने में कि पिछले 3 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और पूरे बेगूसराय ही नहीं, जहाँ तक हुआ कृषि विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग जब आप काम करते हैं ना तो आपको सपोर्ट मिलता है,
आपको पता नहीं चलता है कि योजना क्या है, लेकिन जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो कृषि विभाग के पास हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और उस योजना का लाभ उठा के किसान अपनी जो खेती या पशुपालन में जो लागत है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और तकनीकी ज्ञान भी वहाँ से अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि अमित जी आपने बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने वैसा कोर्स किया जिसके बारे में आपको अपग्रेडेशन हुआ। अभी भी हमारे किसान के बच्चे किसान नहीं बनते हैं। दोष किसान को बोलेंगे कि उनके बच्चों को बोलेंगे कि बच्चे, एक भीड़ लगी हुई है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, किसान बनने का होड़ नहीं है कि डायरेक्ट खेती करने जाए या फिर एजुकेशन ले। इसके बारे में आप कुछ पता है? मैम, हमें लगता है कि एजुकेटेड हो के अगर खेती करें तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। एजुकेशन जो दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आप ज़रूरी नहीं है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ के, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के तभी आप किसान बनो, ऐसा कोई नहीं है। आप जो एक नॉलेज होता है, हम में हर आदमी को पढ़ना चाहिए, ये तो सच्चाई है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। पढ़ने के बाद उनका क्या इंटरेस्ट आता है और किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ को देखना चाहिए, ना कि समाज की व्यवस्था को देखना चाहिए कि समाज आपसे क्या चाहता है। आप मिलिए, इंटरप्रेन्योर से मिलिए, आप सक्सेसफुल फार्मर से मिलिए। इसी में मैं एक सवाल करूँगी, बिहार के कितने बच्चे एग्रीकल्चर में थे? बिहार में एग्रीकल्चर तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन खेती नहीं कर रहे हैं। खेती नहीं कर रहे, 1% बच्चे भी खेती नहीं कर रहे हैं। अगर इसी बेगूसराय को आप लीजिए तो बहुत सारा गांव है, अच्छा आबादी है, लेकिन आपको वही 2, 4, 5, 10 वैसे फार्मर मिलेंगे। आज तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, तो बस 3-4 ही लोग मेरे तरह से सोच रहे हैं। जो कि आज तक में मैं पिछले 3 साल से बेगूसराय में अपने हुनर के माध्यम से, या जो मैं 5-6 साल एग्रीकल्चर पढ़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग जगह में, कृषि विभाग में, यूको आरसीटी में, ब्लॉक में, या ग्रामीण स्तर पे किसान पाठशाला के माध्यम से तकरीबन 3 से 4 हज़ार आदमी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ अभी तक। क्यों ट्रेनिंग देता हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं नौकरी करता। जिसको आपने ट्रेनिंग दी, क्या वो यूथ थे या फिर ओल्ड एज, मतलब मिड एज के लोग थे? हर तरह के लोग थे, उसमें से हर तरह के लोग थे। जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यूथ ही ऐसा काम कर सकते हैं, जो युवा किसान है वही ये सब काम कर सकते हैं। मैं यूथ को बुलाता हूँ, अपने फार्म हाउस पे बुलाता हूँ, और वहाँ मैं इसलिए बुलाता हूँ, मैं अभी आपके पास कुछ भी बोल रहा हूँ तो ठीक है, थ्योरेटिकल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ ज़मीनी कि लोग मेरे पास आए, और जब वो मेरे पास आते हैं ना, तो उनका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, सर जो बताए वो ठीक बताए और ज़मीन पे कर रहे हैं। आज आप मेरे फार्म हाउस पे चलेंगे तो मैं गाय पालन भी करता हूँ, बकरी पालन भी करता हूँ, मुर्गी पालन भी करता हूँ, मछली का तालाब भी हमारे पास है, बत्तख फार्म हमारे पास है, केला का खेती करता हूँ, सतावर का खेती करता हूँ, पॉली हाउस, सेडनेट हाउस लगाया हूँ जिसमें कि सालों भर शिमला मिर्च का उत्पादन करता हूँ। तो इस बेगूसराय में पढ़ाने के अलावा, ट्रेनिंग देने के साथ साथ मैं इन सारे काम को करता हूँ, और मैं आपके मंच से उस इंसान के बारे में कहना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं कुछ हूँ या करना चाहता हूँ। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, हमारे फादर का सपोर्ट है, मेरे दादाजी का सपोर्ट है, बिना उनके सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता है। फैमिली में कोई किसान थे आपके? पर मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर, क्योंकि
जब उन्होंने अपना बेटी का हाथ मुझे दिया तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा दामाद बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, रिसर्च एसोसिएट है, साइंटिस्ट है, बहुत सारी बातें। लेकिन जब मैं फाइनली सडनली उनको बोला कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो अगर उनके अलावा कोई और आदमी होता तो वो मुझे उसी समय रोक देते। लेकिन उन्होंने हमें एक्सेप्ट किए, बेटा आप आइए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, शरीर से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आज वो जितना खड़ा है उतना कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और आज मैं इस लायक बना हूँ और आपके पास अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसकी वजह सिर्फ वो है, हमारे ससुर, हमारे फादर इन लॉ। अच्छा, आपके ससुर क्या किसान हैं? नहीं, उनको वो बहुत रुचि है। किसान है नहीं, उनको बहुत रुचि है इस चीज़ में, बहुत रुचि है। वो टीचर हैं, वो गवर्नमेंट शायद टीचर उनको करने का ये इच्छा हो, इसलिए ये आप में ढूंढ रहे हो। हाँ, वो 1986 में से ही वो सोचते थे कि मैं इस तरह की चीज़ें करूं। और शादी के बाद है कि एक बार मुझे याद है कि वो शेयर किए थे मेरे साथ, तो हमें लगा कि जो अगर इनको मैं अगर बोलूं कि मैं नौकरी छोड़ के ये करना चाहता हूँ, शादी नहीं करते तो शायद ये हमें एक्सेप्ट कर लेंगे बाद में, शादी के बाद। जी जी। शादी से पहले तो बोले भी कहीं नहीं कि हमको मतलब किसान बनना है। तब बेटी नहीं देते। अभिलाषा जी, मॉडर्न किसान की पत्नी, मॉडर्न किसान, कुछ अपने बारे में आप बताएं। जी, मैं अभिलाषा कुमारी, अभी मैं रामा यूनिवर्सिटी कानपुर से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ। अभी मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज़ कराने वाले ये हैं कि ऐसे मेरा मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट एग्रीकल्चर में मैं देखी कि ये बहुत अच्छा जानते हैं, तो मुझे शायद इससे ज़्यादा सपोर्ट कोई और नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं एग्रीकल्चर चूज़ की। इवन मेरे घर में भी हर कोई अब एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, इवन मेडिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर थोड़ा सा हटके हो जाता है। और अभी मैं यही मेरा प्लान है कि आगे मैं इनका पूरा सपोर्ट करूं। अच्छा, अभी किस ईयर में आप हैं? अभी 4th ईयर में हूँ। शादी के कितने दिन हो गए आपके? शादी के 3 साल हो गए दिसंबर में। बच्चे भी हैं? हाँ, एक छोटी सी बच्ची है। अब बच्ची कहाँ रहती है? अभी साथ ही रहती है, जहाँ जाती हूँ लेके जाती हूँ। और पढ़ाई कैसे करती हैं हॉस्टल में रह के? हाँ, पहले हॉस्टल में रहती थी और बच्ची होने के बाद मैं बाहर रह कर पढ़ाई करती हूँ। अच्छा अच्छा। और कितने दिन बचे हैं आपके पढ़ाई के लिए? अभी 1 साल और बचे हैं। उसके बाद क्या मतलब मास्टर्स करना है कि वापस से ज्वाइन करना है? मैं चाहती हूँ एमएससी करूँ। हाँ, ये उसके बाद बेटर कुछ रहेगा। करूँ। अच्छा, ये तो तभी जब स्टार्ट आपने किया तो ऑब्वियसली आपके हस्बैंड ने वो एग्रीकल्चर में इतना अच्छा कर रहे हैं या फिर उनको किया, बाद में आपने जब एग्रीकल्चर किया उससे आपको क्या और प्रेरणा मिली, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं जब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज़ की उससे पहले मुझे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये भी जॉब करते थे। मैं एग्रीकल्चर पढ़ाई शुरू की, उसके बाद ये जॉब करना छोड़े, तो इस वजह से मुझे पहले इतना कुछ नहीं पता था। लेकिन जब से मैं एग्रीकल्चर पढ़ रही हूँ तब से मुझे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला कि फार्मर्स खेती बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि न्यू आइडिया क्या है, न्यू टेक्निक क्या होना चाहिए, या हम क्या ऐसा चीज़ यूज़ करें जिससे हमारी फसल और ज़्यादा हो। तो इस वजह से ये अगर वो हम लोग जैसे स्टूडेंट से या फिर अच्छे लोगों से इस तरह जो एग्रीकल्चर को जान रहे हैं उनसे अगर मिले तो वो बता सकते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर। वो हर चीज़ जैसे केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब यूज़ करते हैं, बट उन्हें इतना नहीं पता होता है कि कितना अमाउंट में यूज़ करें, जिस वजह से उनकी फसल ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी कभी हो जाती है। तो ये जब हम पढ़ लिख के आएंगे तभी पता चलेगा कि ये कितना किस रेशियो में यूज़ करना है। भारत की बेटी तो हर क्षेत्र में है, किसान भी है, मगर ये एक एजुकेटेड अपग्रेड सिस्टम में जैसे आप आई कि एजुकेशन लेके, पढ़ाई लेके उसके बाद किसान को ये करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? फ्यूचर में फ़िलहाल तो मेरा प्लान जॉब का ही है, क्योंकि बिज़नेस तो ऑलरेडी ये कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इनका सपोर्ट हमेशा करूँगी। और पहले मैं जॉब का, मेरा शुरू से इच्छा रहा है कि मैं कुछ जॉब करूं। जॉब देने वाले में से हैं, जॉब हाँ। करने वालों में से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा एक्सपेंड हाँ। है कि इसको और कितना
और हद तक कितना और एक्सपेंड करना है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अपने आइडिया लेके आए, क्योंकि डे बाय डे किसान हो या किसी चीज़ में हो, उसका अपडेटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब तक आप मास्टर्स करके आएंगे तो कुछ और टेक्निक आ जाएगा, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बाद हम दोनों मिलके एक नया एग्रीकल्चर को और आयाम देंगे। किस चीज़ की खेती में आपको बहुत इंटरेस्ट है? मुझे मशरूम की खेती ज़्यादा पसंद है। यही सब सवाल है जो जैसे बिहार में है, बेगूसराय में है, मशरूम जिस तरह से सप्लाई होता है, काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है, और लोग खाने भी बहुत लगे। ये मुझे लग रहा है 4-5 साल से लोगों को शौक भी बहुत हो गया है कि हाँ ये रेस्टोरेंट में खाने की चीज़ है। तो ये आपने बताइए, मशरूम की खेती आपको इंटरेस्ट है, इसकी खेती के लिए क्या क्या, मतलब किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। इसके लिए तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मशरूम की खेती जो होता है वो भूसा, गोबर, ये सब चीज़ से बनता है। वहीं पे मशरूम ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। अगर ये हमारे बेगूसराय में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं। अभी एक पुष्पा झा हैं, वो भी बहुत अच्छा मशरूम की खेती कर रही हैं। ऐसा आपको शौक है कि बेगूसराय के, जैसे हमारे एक जयशंकर जी हैं, वो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए कि मोती की खेती मीठे पानी में है, तो आपको शौक नहीं कि आपका भी नाम वैसे ही हो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आपका भी जिक्र करें? हाँ, मेरा शुरू से इच्छा रहा है कि कुछ अलग करूं जिससे लोग पहचाने, लोग जाने। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ तो वो, अगर मैं इंडिया में टॉप करूँगी तभी लोग मुझे जानेंगे कि मैं इंजीनियरिंग की हूँ। लेकिन एग्रीकल्चर में एक चीज़ मुझे ऐसा देखने को मिला है, वो इनसे मिला है कि मैं 5 साल पढ़ के आऊँ या 6 साल या 10 साल नौकरी ही क्यों ना करूँ, लोग मुझे उतना नहीं जानते जितना एग्रीकल्चर से जान चुके हैं। ये बहुत ये है। ग्राउंड पे आप जाती हैं, मतलब जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे आप ऐसे? हाँ, अभी तो मैं यहाँ कम रहती हूँ, फिलहाल कानपुर में ही रहती हूँ। लेकिन जब छुट्टी में आती हूँ तो कभी विजिट करने जाती हूँ, विजिट करने जाती हूँ फार्म पे। हाँ, अच्छा लगता है। अमित जी, ये बताएं कि आपका जो ये फॉर्म है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, ये कितना एक्सपेंड है, कहाँ कहाँ पे ये चल रहा है अभी? अभी ये मैम 3 जगह चल रहा है। एक तो मेरा जो पहला फार्म है वो रामदीरी के आकाशपुर में चल रहा है। जो सबसे पहले हम आए थे तो वहीं पे शुरुआत किए थे। और पूरा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो आपको आकाशपुर में ही मिल जाएगा। इनियार में नहीं, रामदीरी में। रामदीरी में, ठीक जी है। और इनियार में जो मेरा सेटअप है वहाँ पे हम लोग एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, जो ऐसा खेती जो आप एक अलग तरह से शेडनेट हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर एक आप क्लाइमेट, खुद से एक क्लाइमेट जनरेट करते हैं, नया क्लाइमेट तैयार करते हैं। शिमला मिर्च के लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, तो बाहर में तो हो नहीं सकता है। और अगर होगा भी तो जो ठंड का सीज़न होगा उसी समय होगा। लेकिन हम तो खाते हैं सालों भर, मार्केट में उपलब्ध होता है सालों भर। तो इसीलिए हम शेडनेट हाउस के अंदर शिमला मिर्च की खेती करते हैं और अपने से ही एक नए जो उस जो क्लाइमेट चाहिए, फेवरेबल कंडीशन जो होगा वो हम प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोडक्शन हो जाता है शिमला मिर्च का? प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि हम कितने जगह में लगाते हैं, कितना ज़्यादा करते हैं। तो तकरीबन अगर हम पूरे साल की बात करें तो आपको जैसे कि एक 4 महीने का ये पूरा क्रॉप है, तो 4 महीने का क्रॉप है तो कभी 50 कुंटल 40 कुंटल होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 200-250 कुंटल तक हम लोग प्रोडक्शन इसका लेते हैं। एक्सपोर्ट होता है बाहर की? यहीं पर यहीं पे एक्सपोर्ट हो जाता है, यहीं पे सब बिक जाते हैं, गांव में बिक जाते हैं। तो कुछ भी करने से पहले हम लोग मार्केट की तरफ देखते हैं और देखना भी चाहिए। देखना भी चाहिए, पर मार्केट को देखने से पहले समझना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि चलो बेगूसराय चट्टी रोड, इतने तक ही सोचते हैं। अगर हम जिस दिन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट
डायरेक्ट बीच में किसी बिचौलिया को नहीं लाते। ये तो कितने सालों से ये बात चल रही है कि किसान और डायरेक्ट कंज्यूमर के बात हो, बीच में बिचौलिया, जिसकी वजह से ना किसान को सही दाम मिल पाता है और ना कि खरीदने वाले को सही दाम मिल पाता है, मतलब वो भी महंगा होता है। जी। तो इस बिचौलिया का क्या रास्ता है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में बिचौलिया का रास्ता है कि अगर आप किसान हैं तो आप में जो एक चीज़ आता है, वो आता है कि शर्म लगना, कि कैसे हम अपना कद्दू, शिमला मिर्च, खीरा, करेला लेके जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ जो शर्म लगना होता है ना, ये बहुत ही बुरी बात है। मेरा सामान है, प्रोडक्शन किए हैं, खुद से उसको बेचने मार्केट में लेके कैसा जाना है, शर्म? खुद से उसको मार्केट लेके जाना चाहिए। और अपना आदमी कहीं, आप स्टॉल बनाइए, आपका खुद का स्टॉल। रिलायंस वाला सब्जी बेच सकता है और हम इतने बड़े लोग सब्जी बेच सकते हैं, हम क्यों नहीं? और हम तो किसान हैं, हम तो किसान हैं, हम लोग तो खुद अन्नदाता है। उपजाते हैं, तो हमें किस बात का शर्म? हमें तो खुद से बेचना चाहिए। तो जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे ना, तो जो लोग खरीदते हैं, आम जनता, उनको भी थोड़ा कम पैसे में मिल जाएगा और हमें भी थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाएगा। दूसरा फॉर्म कहाँ पे है आपका? एक इनियार में। जी, वहाँ पे किस चीज़ की? इनियार में ही हम लोग शिमला मिर्च लगाते हैं, या फिर सीडलिंग, जो जैसे कि पपीता का सीडलिंग चाहिए किसी को, ओके, या फिर खीरा का, करेला का, तो वहाँ पे हम लोग मिर्च का सीडलिंग तैयार करते हैं, पौधा उसी सेडनेट हाउस के अंदर ओके, आसानी से तैयार हो जाता है। हाँ, और उसको आम किसानों तक सही समय में जब बेचते हैं तो वो लोग भी लगाते हैं, तो अच्छा दाम मिल जाता है। अब गोभी है, फूल गोभी, अभी वो मार्केट में काफ़ी महंगा मिलेगा, और जब आप दिसंबर जनवरी के समय लेंगे तो उस समय काफ़ी सस्ता रहता है। यानी कि अभी महंगा इसलिए मिलता है कि वो आसानी से अभी उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, और उसका अगर उत्पादन होता भी है तो कम होता है। तो जब आपके पास कोई सामान कम रहेगा तो प्राइस तो ज़्यादा लगेगा ना उसका। जी, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, सेडनेट हाउस के अंदर इन सारे चीज़ को लगाते हैं, और बाद में ये सब अनसीजनल क्रॉप कहलाते हैं, और बाद में जब हम इसको बेचते हैं तो अच्छा दाम मिलता है। तो यही मेरा मोटो बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को महंगा करो, नहीं, महंगा हमें नहीं करना है। हमें आम लोगों तक फल, सब्जी, दूध, खाने पीने की जो भी सामान है उसको पहुंचाना है कम से कम दाम पे। ये सब बातों में एक ये भी तो बात आता है कि रोजगार, जो हमारे लेबर हैं या हमारे जो भी किसान के साथ जो काम करते हैं, उनको साल में 2 बार ही, जैसे धान काटने के टाइम में नौकरी मिलती है, जो डेली के बेसिस पे काम करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो इससे रोजगार भी तो बढ़ेगा। कितने लोग हैं आपके साथ हेल्प करने के लिए? हमारे पास 8 से 10 लोगों का एक टीम है, जो सब लोग मिल के काम करते हैं, और हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे स्टाफ हैं या हमारे ये लेबर हैं। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सब किसान होते हैं। एग्रीकल्चर में सब किसान होते सब किसान हैं और सब लोग मिल के करते हैं। सबके बदन में मिट्टी लगती ही लगती है। अगर कोई गाय को खाना दे रहा है हाँ, तो अगर हमारे स्टाफ कोई हैं वो गाय को खाना दे रहे हैं तो हम बकरी को खाना दे रहे हैं, हमारे फादर मछली को खाना दे रहे हैं जी, क्योंकि सबको खाना तो चाहिए समय पे। तो सब लोग मिल के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और तरक्की करने की उम्मीद और बढ़ेगी ज़्यादा। अमित जी, इसका भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं कि ये और आगे कितना जाएगा? मैम, अभी भविष्य इसका शुरू ही नहीं हुआ है, तो जिस चीज़ अभी धरातल पे का ही है। जन्म ही नहीं हुआ तो उसके फ्यूचर का बात करना बेईमानी होगा। लेकिन आप कहाँ सोच रहे हैं कि इसको कहाँ लेके जाएंगे? शुरू तो हम ही करेंगे जी। तो जब हम शुरू किए हैं, और मुझे एक मॉडल बनना है, मॉडल फार्मर, ताकि
लोग उस चीज़ को देखें और उसे एक्सेप्ट करें कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। खेती जो है वो मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लाया है, समाज इस चीज़ को देखेगा। हमारे जैसे हम उम्र नौजवान लोग इसको देखेंगे, इंस्पायर्ड होंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं, ये शायद बेहतर कर रहा है, तभी तो ये अपने आप को चला रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो तरक्की आपका होना भी दूसरों को इंस्पायर करता है। यहाँ हम हमेशा पॉजिटिव वे में चलेंगे, कभी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप बकरी पालन करते हैं तो खाते हैं ना, जब हम मीट खाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और अगल बगल मोहल्ले को बताते हैं, पता चल जाता है कि आज चिकन बना है, मीट बना है, पनीर बना है, मशरूम बना है। तो कोई तो होगा जो उसको पालता है, जो उत्पादन करता है। तो वो उत्पादन करता मैं बनना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, और कम से कम दाम पे करना चाहता हूँ, ताकि मशरूम लोगों की पहुँच से दूर ना हो। मशरूम हर घर में मिले। हर घर में मशरूम क्यों नहीं मिलता? आलू की तरह क्यों नहीं मिलता है मैम? उसका कारण है प्रोडक्शन की कमी। और कभी कभी हम प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा इनपुट पहले ही लग जाता है कि उसे हम सस्ता में बेच ही नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे रास्ते का तलाश करेंगे कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो वो कम से कम हो। तो जितना कम मेरा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका प्राइस हम उतना कम रख सकते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे आपने बताया था शुरू में, उसके बारे में अभी भी बहुत किसान को नहीं पता है, अगर कुछ हो सके तो आप हमें बताएं। ज़रूर। जहाँ तक सरकार की मदद और गवर्नमेंट की स्कीम की बात आती है तो एग्रीकल्चर विभाग में लोग माने या ना माने, अगर लोग अच्छे से करें तो हमें लगता है कि उन्हें बीज खरीदने से लेके फसल क्षतिपूर्ति तक सरकार उनके साथ है। सरकार उनको हमेशा सहयोग कर रही है सब्सिडी के माध्यम से। अगर पानी का कमी है बहुत ज़्यादा, हमारे बेगूसराय में तो थोड़ा कम है, पर दूसरे जगह ज़्यादा ही पानी का कमी है। तो पानी की कमी के लिए हम जब पंपिंग सेट से पानी देते हैं फसल में, तो 150 से लेके 200 रुपये प्रति घंटा की दर से अपने खेत में सिंचाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो सरकार इसके लिए टेक्निक लाई है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसके अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, इस तरह की सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है। 90% सब्सिडी, 75% सब्सिडी। अगर 1 लाख का कोई सामान है, सेटअप है ड्रिप इरिगेशन में, तो 90% सब्सिडी है, यानी कि आपको 10% देना है। तो कोई फार्मर अगर 10,000 12,000 रुपया खर्च कर लेता है तो वो अपने 1 एकड़ खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। उससे क्या होगा उनको कि पौधे को समय पे पानी मिलता रहेगा, पानी का बहुत ज़्यादा बचत होगा। इसको हम टपक सिंचाई सिस्टम भी कहते हैं कि आपका पौधा लगा हुआ है, उस पौधे के जड़ के पास से एक पतला पाइप गुजरता है और जड़ के पास बूंद बूंद पानी पौधे को मिलता है। तो जब बूंद बूंद पानी मिलेगा तो जितना पानी पौधे को चाहिए उतना उसको मिल जाए, वो उसको मिल जाता है, और आपका जो कॉस्ट है वो भी बचत हो जाता है, वेस्टेज भी नहीं होगा, वाटर लेबर खर्च बचत हो जाता है। तो इस तरह से इन सारे चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। कृषि विभाग में जाके मिलना पड़ेगा कि, या फिर आपको बहुत सारे चीज़ के लिए बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बेगूसराय में 10-20 ऐसे किसान हैं जो इस पद्धति को अपनाए हुए हैं। आप तो जानते होंगे जयशंकर बाबू कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग उनका इंटरव्यू लिए हैं। तो वो उनसे हम सीख सकते हैं। राजनारायण बाबू हैं केसावे में, आप उनसे सीख सकते हैं। नहीं हो तो लास्ट में
आप हमारे पास भी आके सीख, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे आके सीखिए, लेकिन आप देखिए कि ड्रिप इरिगेशन कैसे लगा हुआ है, मल्चिंग कैसे किया हुआ है, कैसे हम खेती करते हैं। तो प्रॉफिट को हम बाद में सोचते हैं, नए टेक्निक को अपनाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बहुत अच्छे से टेक्निक का सहारा लेके खेती करें तो जो गेहूँ 20 रुपये है वो 40 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप करोड़पति या लाखपति तुरंत नहीं बनेंगे। मैं हर किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खेती करके आप बहुत जल्द बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें कम खर्च करके, कम से कम इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप आगे स्टार्टिंग में तो हाँ, यही आप आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई सबसे बड़ा यहाँ पे ये है कि जितना कम आपका इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना था कि जो किसानों का जो आमदनी है उसको दुगुना करने का। तो दुगुना का मतलब ये नहीं है कि जो अभी हम सामान 20 रुपये खरीदते हैं, गेहूँ अगर 20 रुपये किलो है तो वो 40 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर 40 हो जाएगा तो आम आदमी क्या खाएगा, कैसे खरीदेगा? तो फिर अनबैलेंस हो गया। तो उस 20 रुपये में कोशिश करेंगे कि मेरा खर्च 5 रुपये लगे तो हम 15 रुपये बचा लिए, या मेरा खर्च 10 रुपये पर केजी पे लगे तो भी हम 10 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा खर्च 18 रुपये, इवन 20 रुपये तक लग जाता है, यानी कि जो हम लगाए उतना भी नहीं लौटा। तो जो मेरा स्थिति है वो दिनों दिन खराब होते जाएगा और लोग किसानी को छोड़ते जाएंगे। मछली पालन के बारे में सर कुछ बताएं, जो 3 लेयर्स फिश फार्मिंग है उसके बारे में कुछ। ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हर एक इंटीग्रेटेड जो फार्म होता है वहाँ पे एक तालाब ज़रूर होता है जी। उस तालाब में आपके फार्म का जो भी वेस्टेज है, पानी है, वर्षा हुआ उसका जो पानी है, एक नाला के माध्यम से तालाब में पहुंच गया। तो वहाँ पे आप क्या कीजिए कि छोटा सा तालाब है, तो जब छोटा तालाब होगा तो हम ये सोचेंगे कि जो प्रोडक्शन जो होगा, जो आमदनी होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम तकनीक की बात करें, अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, तो हम ये सोचेंगे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लें। तो किसी भी तालाब का 3 लेयर होता है, एक नीचे वाला होता है, एक मिडिल होता है, एक अपर होता है। तो हम सेलेक्ट करेंगे मछलियों का वैरायटी, प्रजाति अलग अलग, कि कौन सी मछली है वो कहाँ रहना पसंद करती है। तो अगर हम पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्रास कार्प जो है, ग्रास कार्प मछलियाँ जो होती है वो ज़मीन 0 से 2 फीट तक रहना पसंद करती है। तो किसी तालाब का क्षमता है 3000 पीस फिंगर साइज डालने का, प्रोडक्शन का। तो हम क्या करेंगे, ठीक है 3000 पीस फिंगर साइज फिश जो छोटा सा है, जिसको जीरा कहते हैं, बिचरा, वो डाल दिए। उस तालाब का कैपेसिटी 3000 है तो हम 3000 डाल दिए। तो वो जो 3000 है वो 0 से 2 फीट तक ही रहेंगे। अब बात करते हैं मिडिल लेयर का। तो मिडिल लेयर पे कतला, हम सब लोग जानते हैं कतला मछली खाते भी हैं। तो कतला फिश जो है वो 2 से 4 फीट के बीच में रहना पसंद करती है, तो 3000 पीस उसका भी डाल दिए। रेहू हमेशा ऊपर रहना पसंद करती है, उसके मुंह का बनावट, उसका खाना लेने का तरीका, तो वो ज़्यादातर ऊपर रहना पसंद करती है, तो 3000 ऊपर भी डाल दिए। तो जिस तालाब का कैपेसिटी 3000 था और उस तालाब में हम तकनीकी रूप से, ये लेयर्स डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? वो मछलियाँ करती हैं डिफरेंस, मछलियाँ करती हैं, वो अपने आप को कहाँ रहना है वो अपने आप को सेटल करती है। हम लोग को कुर्सी पे बैठना है तो हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं। ओके। हम डिसाइड करेंगे नीचे बैठने का, तो जो दूसरा चीज़ होगा, अगर कोई कीड़ा घूम रहा है तो वो नीचे ही रहेगा।
कोई फ्लाई करने वाला इंसेक्ट होगा तो वो ऊपर होगा। ओके, ये उसकी प्रवृत्ति है। ये उसकी प्रवृत्ति है। तो जो मछलियां में जो उनका अपना अपना जो प्रजाति है, अपना अपना जो ब्रीड है, वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और आपका काम क्या है? प्रॉपर वे में उनको खाना देना। और बहुत सारे किसान हैं वो क्या करते हैं कि जो उसको खाना ही नहीं देते हैं, उसको रोज खाना चाहिए। मछली अपने बॉडी वेट का 1% खाना खाती है पर डे। अगर वो 100 ग्राम की हो गई तो वो 1 ग्राम खाना खाएगी। उसको देना है हर हाल में। तो खाना देंगे तभी उसका ग्रोथ होगा। अब बहुत बड़ा तालाब है, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ भी एक बार मछली छोटा वाला डाल दिए और फिर उसको देखने ही नहीं गए, तो क्या ग्रोथ होगा? कैसे अच्छा होगा? तो ऐसा नहीं है। उसको सुबह में खाना देते हैं तो सुबह में, या शाम में देते हैं शाम में। एक टाइम आप उसको रोज़ खाना दीजिए। उसके अलावा जितना वेस्टेज है, फार्म वेस्टेज, गोबर है, सूखा हुआ गोबर, उसको डालिए। कुछ गाय को या बकरी को कुछ खाना उना दिए, कुछ बीट्स वगैरह दाना उना पड़ गया, उसको फेंक दीजिए। मतलब लोहा, ईटा, पत्थर, कंकर, प्लास्टिक छोड़ के लगभग चीज आप तालाब में दे सकते हैं। और जो मछलियाँ खा सकती है। और अलग अलग तरह की प्रजातियां की मछलियां हैं तो वो उसको खा जाएगी। अंत में आप दोनों से सोसाइटी के लिए कोई मैसेज, जो हमारे नई युवा पीढ़ी हैं और किसान नहीं बनना चाहते हैं, उसके लिए कुछ मैसेज दें। मैं समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। हम कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीख लीजिए। और प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ आदमी को नौकरी देने वाले हैं नहीं, ये संभव हो नहीं सकता है। तो हमें खुद ही आगे आके और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है और समाज को तरक्की की तरफ ले जाना है। मैं भी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई नौकरी के काबिल भी नहीं होता है, बट खेती हर कोई कर सकते हैं। स्पेशली मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप महिलाओं को, जो हमारी यूथ गर्ल्स हैं, उसके लिए मैसेज दें कि एग्रीकल्चर को कैसे सिलेक्शन में लाएं और भीड़ तंग का हिस्सा ना बने, एग्रीकल्चर को चुनें। नहीं, मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं जो इनको एग्रीकल्चर में वाकई रुचि है। कोई प्रेशर नहीं है उन पे कि एग्रीकल्चर पढ़े, बट उन लोगों को रुचि है कि एग्रीकल्चर पढ़ाई करे और ख़ुद अपना एक बिज़नेस करे। नौकरी से अच्छा है कि अपना कुछ सेटअप हो जिसमें काम भी हो, घर में भी रहें, बाहर रहना भी ना पड़े। तो ये सब संदेश देना चाहती हूँ कि लोग आइए और खेती करें और नई नई आइडिया को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। धन्यवाद मैम।